नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे सॉइल के बारे में। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कुछ कंटेंट्स पे बात करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे मृदा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ सॉइल। मृदा का संगठन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या होती है। मृदा का वर्गीकरण या फिर हम उसे कहें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मृदा के कार्य या फंक्शंस ऑफ सॉइल। मृदा निर्माण की जो विधि है, प्रोसीजर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसके साथ में मृदा के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स। देन आफ्टर सॉइल स्ट्रक्चर या फिर सॉइल टेक्सचर भी कहते हैं उसको, मृदा का टेक्सचर क्या होता है। साथ ही साथ में हम जानेंगे मृदा संरचना एवं छिद्रता, जिसको हम सॉइल स्ट्रक्चर पोरोसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद सबसे अंत में हम जानेंगे सॉइल प्रोफाइल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉइल की बात अगर हम करें तो जो हमारी सॉइल होती है, या हम बात करें हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारा जो अर्थ है, उसकी सबसे जो ऊपरी सतह है उस पर कुछ मोटे, कुछ मध्यम आकार के, कुछ बारीक या फिर कार्बनिक या फिर अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के कणों को ही हम मृदा कहते हैं। जो ऊपरी सतह उसकी होती है, अगर उसको हम हटाते हैं है, तो हमको चट्टानें दिखाई जाती हैं या चट्टानें हम देख सकते हैं। कभी कभी हम अगर गहराई में खोदते हैं, मिट्टी को अंदर की ओर बढ़ते, तो भी हमको चट्टानें दिखाई देती हैं। अब मृदा क्या है? मृदा एक्चुअल में प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। और ये जो मृदा होती है, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण से ढक करके रखती है। साथ ही साथ में जल, वायु की अगर उपयुक्त मात्रा मिलती है तो पौधे को एक यांत्रिक सहारा मिलता है, उसको जीवन मिलता है। आगे बढ़े। जैसे कि हम बोल रहे थे कि मृदा का संगठन, तो मृदा के संगठन की अगर हम बात करें, मृदा के डिफरेंट टाइप के संगठन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कंपोजिशन वहाँ पर सॉइल के हो सकते हैं। सबसे पहला हम देखें तो खनिज पदार्थ, मिनरल मैटर। अब ये जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं चट्टानों के टूटने से। दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम ह्यूमस भी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे मृदीय कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है? वे पदार्थ जो जीवों के मृत हो जाने पर या उनके विघटन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, वो कहलाते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल वाटर या सॉइल सॉल्यूशन, जैसे हिंदी में हम कहेंगे मृदीय जल या मृदीय घोल। अब ये क्या चीज़ है? मृदीय जल से तात्पर्य एक ऐसा घोल जिसमें खनिजें भी हों, मतलब खनिज पदार्थ भी हों, और जो हमारी गैसें से जो हमारी गैस है वो भी घुली हुई हो, ठीक है। आगे बढ़े अगर हम, तो चौथे नंबर पे आता है हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारा जीव तंत्र है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो मृदा है, जो हमारी सॉइल है, उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े, लघु या गुरु जीव पाए जाते हैं। अब कैसे, कौन से जीव, छोटे बड़े कौन से? तो जैसे कुछ जीवाणु होंगे, कवक होंगे, शैवाल भी हो सकते हैं, कुछ केचुए, कुछ नेमाटोड्स। ये जितने भी हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सॉइल में रह करके उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब अगला जो है वो है संगठन, वो है मृदा वायुमंडल या सॉइल एटमॉस्फेयर। जो बेसिकली मृदा होती है, जो मृदा के बीच में छोटे छोटे स्थान होते हैं, मृदा के जो सॉइल्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो छोटे छोटे स्थान होते हैं, उसके बीच में एयर होती है, यानी कि हवा होती है, और उस हवा में CO2 O2 दोनों हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी CO2 है वो ज़्यादा होती है और O2 की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया? सबसे पहले आएगी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, वाहित मिट्टी। अब जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं अगर एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करती है, परिवर्तित होती है, तो उसे हम कहते हैं वाहित मिट्टी या ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब इसके भी कुछ एजेंट्स हो सकते हैं और उनके आधार पर हम इसको भी वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें आएगी पहली
जलोद मृदा। अब ये जो मिट्टी होती है ये एक से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा जाती है, याद रखें, जल के द्वारा जाती है। दूसरी आती है अवशिष्ट मृदा। जब सॉइल बनने की प्रक्रिया बिल्कुल पूर्ण हो जाए, है ना, तो उनकी वेदरिंग जो है, अपक्षीपण जो है वो मृदा विकास पर उसी स्थान पर अगर हो जाता है तब मिट्टी उसी स्थान पर रह जाती है। यानी कि जब मृदा बनने की प्रक्रिया हो गई और मृदा उसी स्थान पर रह गई तो इस प्रकार की जो मिट्टी है, मृदा है, उसको हम कहते हैं अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है। अगली आती है हमारी ग्रेविटेशनल सॉइल, यानी कि गुरुत्वाकर्षणी मृदा। अब ये जो सॉइल होती है, ग्रेविटेशनल सॉइल जो है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसके द्वारा आकर्षित हो जाती है। दूसरा आएगा वातोड़ मृदा। अब ये जो है ये हवा के द्वारा बाय एयर ट्रांसफ़र वन टू अनदर प्लेस, मतलब एक से दूसरे स्थान पर जब ट्रांसफ़र की तो हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से करती। एक हम आती है बर्फीली मृदा। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो बर्फीला तूफान आता है उसमें कहीं ना कहीं हवा चलती है, कहीं ना कहीं वहाँ पे चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर क्या होता है इस वाली मृदा में, बर्फीली मृदा में, कि जो तूफान आते हैं बर्फीले, उसमें एक से दूसरे स्थान पर सॉइल यहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। मृदा के कार्यों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, जो हमारे जितने संसाधन हैं, जैसे ऊर्जा हो गई, जल हो गया, गैस हो गई, इनका वो चक्रण करती रहती है हमेशा। साथ ही साथ में जो सॉइल हमारी, जो हमारी मृदा है, पौधों की वृद्धि के लिए एक यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जल, पोषक तत्वों तथा जो हमारी पौधों की जड़ें होती हैं उनको O2 को प्रोवाइड करने का कार्य करती है। साथ ही साथ में जो हमारी सॉइल है वो सूक्ष्म जो ऊष्मा होती है उसको भी भंडारण करती है, जो कहीं ना कहीं हमारे पौधे की वृद्धि के लिए, प्लांट की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब यहाँ पे देखिए कि मृदा की जो ऊपरी सतह है, देखिए कितना महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। मृदा की ऊपरी सतह पर हम कृषि करते हैं और कृषि के उत्पादन के लिए बहुत ये आवश्यक होती है, जो ऊपरी सतह होती है, अपर सरफेस ऑफ दी। अब मृदा के अवयवों की बात करें हम, अब देखें यहाँ पर जल, वायु, खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, इनमें सबका एक कंपोजिशन बताया गया है, कौन कितना % है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हमारे मन में एक बात रहेगी कि भैया मृदा जो है वो मृदा बनी कैसे, सॉइल कैसे बनी है। तो सॉइल निर्माण की विधि हम जान लेते हैं। अब मृदा का जो निर्माण है, मृदा का जो फॉर्मेशन है, वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है ना, जिसमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जो फंजाई होती है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है उसमें कहीं ना कहीं माइक्रोब्स के द्वारा होता है वो, है ना, और वहीं पर कहीं ना कहीं मृदा का निर्माण वहाँ से शुरू होता है। चट्टानों का अपक्षय जो होता है वो भी एक कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण, इसमें कहीं ना कहीं मृदा जो होती है वो अपने आप को निर्माण करने के लिए आगे बढ़ती है। तापमान जो होता है वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि तापमान घटता है, बढ़ता है, तो जो चट्टानें होती हैं वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं और फटती हैं और उनमें दरारें आती हैं। वर्षा का जो जल होता है, यहाँ वर्षा की बात है, दबाव पड़ता है, वायु का दबाव पड़ता है, तेज़ चलने वाली जो हवाएं होती है कहीं ना कहीं वो इन दरारों से, इनके माध्यम से दरारें जो होती है वो बिल्कुल और टूट कर नीचे गिर जाती है, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। अब इसी पर अगर छोटा छोटा जो टुकड़े हैं हमारे पास, पीसेस हैं, उस पर अगर जल बह रहा है ना, पानी बह रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टुकड़े जो हैं वो पानी के माध्यम से, जल के माध्यम से एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यही जो टुकड़े हैं ये पानी के माध्यम से आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, और इनसे फिर क्या होता है कि टुकड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और सूक्ष्म पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सॉइल जो है वो अपना निर्माण इस प्रकार से होता है। चलिए अब मृदा के गुणों की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात की जाए तो सबसे पहला गुण होता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ऐसे कौन से फिजिकल गुण हो सकते हैं, तो सबसे होता है बलुई मिट्टी, है ना। अब ये जो बलुई मिट्टी होती है इसके अंदर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा
जो बालू होती है उसका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बालू की मात्रा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। और इनके बीच में, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में एयर बहुत ही अच्छे फॉर्म में या कहें कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब ये जो मिट्टी होती है जल को भी अच्छे से सोखती है, बट सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह होता है, एक फैक्टर है मतलब, कि जल जो होता है वो रिस के नीचे ले जाता है ना। वो एब्जॉर्ब तो करती है बट कहीं ना कहीं रस के रिस करके जल इसमें नीचे ले जाता है। अगला देखिए आप, दोमट मिट्टी जो लोमी सोइल होती है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जो सैंड हमारा होता है और जो क्ले होता है, यानी कि जो हमारा बालू होती है, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, उसमें सेम कंपोजिशन होता है, दोनों का सेम कंपोजिशन पाया जाता है। यह मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम होती है। मतलब ये मान लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन सी मिट्टी हमें यूज़ करें, तो इस मिट्टी का यूज़ करें हम, लोमी सॉइल दोमट मिट्टी का, तो डिफरेंट 100% गारंटी रहेगी कि आपका जो पौधा है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जल जो रहता है, जल धारण की क्षमता इस दोमट मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा होती है। चिकनी मिट्टी की बात करें हम, अगला जो हमारा है, अब चिकनी मिट्टी की हम बात करें तो सबसे महीन, सबसे छोटे बारीक पार्टिकल इसके होते हैं और पास पास होते हैं, थोड़े से कठोर होते हैं, और इसमें एयर स्पेस जो होता है, जो वायु अवकाश होता है, वो कम मात्रा में पाया जाता है ना। ठीक है, अगला हम बात करें कि मिट्टी के रासायनिक, अभी हमने देखे फिजिकल प्रॉपर्टी, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू दी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा के रासायनिक गुण क्या है। अब मृदा के रासायनिक गुणों को दो वर्गों में बांटा गया है। अब दो वर्ग कौन से हैं? सबसे पहला है खनिज पदार्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के खनिज पदार्थ घुले हुए अवस्था में पाए जाते हैं, जो पौधों के द्वारा अवशोषित होते हैं जड़ों के माध्यम से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हम देखते हैं अगर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में ऐसा नहीं कि वाटर ही एब्जॉर्ब हो रहा है, दे आर वाटर के अंदर डिफरेंट टाइप के खनिज अपने आप खुले हुए पहले से रहते हैं, जो कई माध्यमों से हो सकते हैं, हम डालते हैं उसके माध्यम से, या पहले कई और भी कंपोनेंट अगर रह गए हों, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द सॉइल वहाँ पर वाटर जो है उसके साथ में जो मिले हुए रहते हैं हमारे, वो होता रहता है जड़ों के माध्यम से। विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उनकी मात्रा भी अलग अलग होती है ना। कुछ धनावेशित होते हैं, जैसे हम कैल्शियम की बात करें, Ca, पोटेशियम के, इस प्रकार से, और कई ऐसे होते हैं जो रासायनिक चार्ज वाले भी होते हैं, है ना। तो अलग अलग होता है इन सब का। दूसरा हम बात करें मृदा में कार्बनिक पदार्थ। देखिए, पहला हमने देखा था यहाँ पर जो हमारा खनिज पदार्थ, जिसमें प्लस माइनस वाले एलिमेंट्स पाए जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले। देन वी विल गोइंग टू दी मृदा जो होता है हमारा, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल, है ना। मतलब मृदा में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं कुछ। अब ये हम एक छोटा मोटा मॉडल से देखें अगर, कि मृदा में 10% तक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। अब ये जो 10% है, ये पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये आप समझ लीजिए। जब पौधे क्या, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पौधे एवं अन्य जीवधारियों की मृत्यु के पश्चात बैक्टीरिया जो होता है आपका, और जो फंजाई होता है उसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं, अपघटित होते हैं, और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चलता रहता है ना। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ है, ये ह्यूमस के निर्माण के लिए सहायक होती है, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो मिट्टी होती है उसका रंग होता है भूरा ब्राउन कलर का, ह्यूमस के कारण से, है ना। अब इसकी जो मात्रा होती है वो टॉप सॉइल जो होती है आपकी, उसमें अधिक होती है। हाँ, टॉप सॉइल जो होती है उसके अंदर इसकी मात्रा ज़्यादा होने से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता भी अधिक पाई जाएगी, सीधी सिंपल सी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सॉइल टेक्सचर की बात करें। सॉइल का टेक्सचर, यानी कि सॉइल जो है हमारी किस प्रकार से बनी हुई है। अब इसे भी हमने विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी के प्रकार है उनके आधार पर हमने क्या करा, डिवाइड किया है, हमने उसको विभेदित किया हुआ है। देखिए हम लोम, सेंड। अब सैंडी सॉइल की बात करें, देखिए इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि सैंड, लोम और सिल्ट सॉइल के बारे में। यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो जो बलुई मिट्टी हमारी है, सैंडी सॉइल जो है 65% मृदा बाल्टर और 15% चिकनी मिट्टी उसके अंदर होती है। बलुई दोमट की बात करें तो 70% बालू होगी, 30% चिकनी मिट्टी उसके अंदर होगी, तो हम गोद भी कहते हैं। अब सिल्ट की बात करें अगर हम, तो 90% होगी सिल्ट और 10% होगी हमारी सैंड। अब ये जो मृदा का संगठन, ये मृदा का जो टेक्सचर है वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित करता है हमारे सॉइल वाटर को, और साथ ही साथ में कई प्रकार के विभिन्न हमारे न्यूट्रिएंट स्टेट होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है।
इसमें हमने 3 प्रकार की सॉइलों के बारे में बताया गया है, सिल्ट, सैंड और लोम। आगे बढ़े हम सॉइल पोरोसिटी या सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे इसको हम सॉइल स्ट्रक्चर पोरोसिटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब ये जो मृदा के कण होते हैं कहीं ना कहीं उसके आधार पर हम उसकी संरचना के आधार पर हमने निम्न प्रकार में यहाँ पर डिवाइड किया। प्लेट नुमा संरचना, ब्लॉक नुमा, प्रिज्म नुमा, गोलाकार, है ना। अब इसको हम समझे कैसे, तो इस चित्र के माध्यम से हम देखिए चित्र में हम देखें अगर कहीं ना कहीं तो हमको ये कणों का आकार दिखाई दे रहा है, प्लेट लाइक, ब्लॉक लाइक, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन हम देखिए, हम जानेंगे समझेंगे यहाँ पर। देखिए मृदा प्रोफाइल की बात अगर हम करें तो मृदा में पाई जाने वाली जो समांतर सतहें होती है वो एक निश्चित गहराई तक खोदते हम तो हमको कहीं ना कहीं मृदा प्रोफाइल हमको दिखाई देती है ना। ये देखिए हम मृदा प्रोफाइल को हॉरिजन डिफरेंट टाइप के रहते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग टाइप के इसके अंदर ए ओ बी सी हमको अलग अलग प्रोफाइल दिखाई दे रही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।